Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the thermochemistry and energetics. Let's start. स्टूडेंट्स ये वैसे तो सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री वाले यूनिट का, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से। गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली वो एनर्जी है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर मौजूद होती है, अवेलेबल होती है। लेकिन हमारा कंसर्न ये नहीं है कि ये क्या है, कैसे है। वैसे तो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, और एंट्रोपी के मतलब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो वो इक्वल होगा डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज प्लस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी। अब ये फार्मूला बस याद रखना, असल मकसद क्या है, इससे ये पता लगता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम पे बैठा हुआ है। अगर रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, यानी कि मैंने गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट की और वो नेगेटिव आई, तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, वो खुदकार होगा, वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आई तो इसका मतलब है वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी हमारी जीरो आती है तो इसका मतलब है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे खड़ा है। ना आप उसे कहेंगे वो फॉरवर्ड ज्यादा जा रहा है ना रिवर्स, वो एट द इक्विलिब्रियम पे खड़ा है, वो एट इक्विलिब्रियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है इसमें से कि आपकी गिब्स फ्री एनर्जी हमें क्या इंडिकेट करती है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। यानी कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक भी होते हैं, एक्सोथर्मिक भी होते हैं। अक्सर रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं, बट हाउ वी कैन डिटरमिन कि कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आप मेजर करें, चेंज मेजर करने के लिए फार्मूला अप्लाई करना नहीं आएगा, बट सम हाउ उसकी वैल्यू से इंडिकेशन होती है कि ये आपका जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। सो ये वाला जो एमसीक्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अब दूसरा, स्टैंडर्ड कंडीशंस और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर गैसेस, उसमें हमने एसटीपी बार बार पढ़ा था कि हम गैसेस को एसटीपी पर ले रहे हैं, एसटीपी। अभी आप पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। असल में ना हम जब एंथैल्पी चेंज मेजर करते हैं ना तो हम उसको यूँ लिखते हैं डेल्टा एच। अगर हम उस एंथैल्पी चेंज को स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर करें तो वो कहलाएगी डेल्टा एच नॉट, जो स्मॉल ओ की सूरत में हम डेल्टा एच के ऊपर लिख रहे हैं। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है, जो एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकाली जाती है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस चाहिए, वो क्या होती हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड कंडीशन, फिर हम एसटीपी का फर्क जांचेंगे। अगर हम एंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे फाइंड करते हैं तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाती है। उसके लिए आपने जो टेम्परेचर और प्रेशर लेना होता है, प्रेशर तो 1 atm ही होता है या 760 मिलीमीटर मर्करी, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर होता है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है 25 डिग्री। अब 25 डिग्री असल में 273 प्लस 25 डेट कम्स टू बी 298 केल्विन। यानी कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जो आपकी एंथैल्पी चेंज मेजर की जाएगी वो कहलाएगी स्टैंडर्ड कंडीशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, दूसरी बात, जो आपकी सब्सटेंस है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, मसलन इन टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो उसकी स्टेट बनती है वो कहलाएगी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। मिसाल के तौर पे पानी सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, लेकिन इन कंडीशंस पे वो लिक्विड होता है, लिहाजा वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए जो कैलकुलेट की जाती है वो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद मोल्स के मुताबिक। यानी कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है
उसके मुताबिक कैलकुलेट की जाती है। ये कोई रैंडम वैल्यू नहीं है कि आपने 8 मोल बना दिए, अमेरिका जाके आपने 6 मोल बना दिए तो वो भी स्टैंड, नो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप फाइंड कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। आपने 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स बनाने हैं फ्रॉम एलिमेंट, एलिमेंटल मॉलिक्यूल या एलिमेंट्री सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस से, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो एनर्जी एक्चुअली आपकी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ये गैस होती है, मैं लिक्विड स्टेट में नहीं ले सकता, अगर मैं इसे लिक्विड स्टेट में लूंगा तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल बनानी है तो आपको हाफ मोल हाइड्रोजन को एनर्जी देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने 3 मोल को दी तो 1 मोल एटम्स बन जाएंगे सोच में, नो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम चलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी में आप समझ गए होंगे ये कंडीशंस अप्लाई कर देनी है आपने, ऐसा नहीं है कि कंडीशन से हट जाना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? वो एंथैल्पी जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेजर की गई है, क्या करने के लिए? 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए। 1 मोल मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, किससे? अपने एलिमेंट से, ठीक है। एलिमेंट से रिक्वायर्ड जो भी कंपाउंड आप बनाना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं, कब? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो कहलाएगी फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आप जरूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड, आप मीथेन बना सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। यानी कि आपने फॉर्म करना है, बनाना है 1 मोल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कंपाउंड है, प्रोडक्ट है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, ठीक है। वो एलिमेंट्स एलिमेंट्री फॉर्म जो है उसकी मॉलिक्यूल में भी हो सकती है या एलिमेंट की सूरत में भी हो सकती है। समहाउ इसकी वैल्यू है -393। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है एफ लिखना है, वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, ये तीनों हो सकती हैं। कुछ के लिए ये एक्सोथर्मिक होते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कुछ के लिए एंडो होती हैं। जीरो किसके लिए होती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जीरो किसके लिए होती हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है ना वो जीरो कहलाती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट्स, स्टूडेंट याद रखिए, नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड होते हैं, बने बनाए होते हैं, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो जीरो होती है। इसके अलावा एलोट्रोप्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड जो उनकी एलोट्रोप फॉर्म होती है, जैसे ग्रेफाइट है, उसके लिए भी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो जीरो होगी और दूसरे के लिए एक सर्टेन वैल्यू रखती होगी। इसी तरह सल्फर की और बाकियों की आपने याद रखनी है कि किन एलोट्रोप के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो कंसीडर की जाती है और उससे दूसरी बनाई जाती है। समहाउ जो असल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। कार्बन की किस फॉर्म के लिए, सल्फर की किस फॉर्म के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है? मैंने हिंट तो दे दिया आपको, लेकिन आपने ये जरूर याद करना है कि किन के लिए जीरो होती है। मिसाल के तौर पे मैं कार्बन की ग्रेफाइट के लिए कह रहा हूँ, तो ये आपका एक होमवर्क है छोटा सा, आप फाइंड करें कि किन एलोट्रोप्स के लिए, कुछ एलिमेंट्स के याद कर लीजिएगा, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना वो जीरो, किन एलोट्रोपिक फॉर्म के लिए कंसीडर की जाती है? जीरो है। तो याद रखिएगा ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस जो 1 मोल 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो 1 मोल कंपाउंड को, सब्सटेंस प्योर फॉर्म में आपका जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उसको कंप्लीटली बर्न करना है, कंप्लीटली। ये नहीं कि थोड़ी सी ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, थोड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड बना दी, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, नो, कंप्लीटली बर्न करना है। यानी कि कौन सी प्रोडक्ट्स बनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जब कोई आपकी सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न होती है, मैं इस टाइम जो सब्सटेंस ली है ना वो सब्सटेंस है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जब कंप्लीटली बर्न होते हैं ना, दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड और प्योर कार्बन। आल्दो मीथेन जो मैंने सब्सटेंस ली है 1 मोल, लेस सप्लाई दूँ ऑक्सीजन की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की अलावा मोनोऑक्साइड और कार्बन बनाएगा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि वी आर कंसर्न विद द कंप्लीट कंबस्टन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने फॉर
दोज कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन। बाकी खैर हमारा वो सिनेरियो नहीं है, हाइड्रोजन भी बर्न हो सकती है, उसका वाटर बनेगा प्रोडक्ट, जब वो कंप्लीटली बर्न होगा हाइड्रोजन तो वो वाटर बनाएगा समहाउ। अभी सिर्फ इनकी बात करें तो इनमें जो मीथेन होता है, एक हाइड्रोकार्बन है, उसका 1 मोल कंप्लीटली बर्न किया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ये है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कंप्लीटली बर्न करना फॉर स्टैंडर्ड स्टेट। मीथेन की क्या होगी? गैस। ऑक्सीजन की क्या होगी? गैस। अब मैंने क्यों ये गैस गैस लिख दिया है? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मीथेन जो होता है दैट इज एक्चुअली अ गैसियस फॉर्म। तो आपने यहाँ अगर लिक्विड ले लेंगे और ये वैल्यू लिख देंगे कितनी, तकरीबन 890। कुछ बुक्स में थोड़ी सी चैलेंजिंग है, ये वैल्यू कम ज़्यादा होती है, तो अराउंड 890 अगर ये वैल्यू आती है तो आपने याद रखना है कि ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अगर आप लिक्विड और सॉलिड लिखते हैं, मीथेन आ सकती है लिक्विड फॉर्म में, क्यों नहीं आ सकती, बट वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नहीं कहलाएगी, क्यों? उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं आप यूज़ कर रहे हैं। याद रखिएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा आपकी नेगेटिव आएगी। इट मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड नॉट एब्जॉर्ब्ड। तीसरी बात, ये मैयर की जा सकती है बॉम्ब कैलोरी मीटर से। बॉम्ब कैलोरी मीटर इसको बेहतरीन मैयर करके आपको बता सकते हैं, वो समहाउ हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको डिटेल बता दूंगा। याद रखिएगा जिनकी हीट ऑफ कंबस्टन अगर मैं उसे कैलोरीज में मैयर कर लूँ, हीट ऑफ कंबस्टन किलो जाउल पर मोल, ये जो वैल्यू है ना 890, ये है किलो जाउल पर मोल में। अगर ये कैलोरीज पर मोल में मैं मैयर कर लूँ तो वो कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी, कैलोरी के अंदर एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी जो कंपाउंड बन करके प्रोड्यूस करते हैं। आप चॉकलेट्स लेने जाते हैं, मुख्तलिफ फूड आइटम्स लेने जाते हैं, उधर लिखा होता है इतने किलो कैलोरीज, 1 ग्राम के अंदर इतने किलो, वो जो लिखी होती है ना वैल्यूज़, वो इस तरह अगर आप 1 मोल में इतने किलो कैलोरीज हैं या 1 ग्राम में इतने किलो कैलोरीज हैं, वो उनकी हीट ऑफ कंबस्शन को टेक्निकली शो कर रही होती हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी वैल्यू होगी। तो ये वैल्यूज़ कैलोरीज में अगर इंडिकेट की जाए कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती हैं, और जितनी ज़्यादा होंगी उतना कंपाउंड यूज़फुल होगा, एनर्जी के तौर पे यूज़ हो सकता है और उससे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। पहली बात तो ये आ गई कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। समटाइम ये इतनी कम होती है हम कहते हैं ही कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, मैं मानता हूँ थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल सॉल्यूट बहुत सारे सॉल्वेंट में हल करो, इतना कि आपको लगे कि वो इन्फिनिट डाइल्यूट हो गया, यानी कि अगर आप उसमें और सॉल्वेंट डालते हैं ना तो हीट चेंज आना बंद हो जाए, यानी कि आपने मुकम्मल 1 मोल अपना सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल कर लिया, तो उस दौरान जो हीट चेंज आएगा दैट इज एक्चुअली एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड कंडीशन में सॉल्यूशन। ये पॉजिटिव भी होती है, मतलब इसके लिए पॉजिटिव है, क्यों? ये हीट एब्जॉर्ब करता है, सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। आप 1 मोल लें अमोनियम क्लोराइड, उसे सिंपल कैलोरी मीटर में डालें, ग्लास कैलोरी मीटर में डालें और उसको मिक्स करें। खैर आप उसको इन डाइल्यूट ज़्यादा करना है, एक ये नहीं कि 1 कप में ले लिया 1 मोल डाल दिया, नो, ज़्यादा सारा सॉल्वेंट लेना है सॉल्यूट को हल करने के लिए। आप उसका टेम्परेचर चेंज मैयर करते जाएँ, आप उसमें सॉल्वेंट डालते जाएँ, जब तक टेम्परेचर चेंज आता है आप उसे मैयर करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ। जब टेम्परेचर चेंज आना बंद हो जाए तो इसका मतलब वो जितना सॉल्यूट था वो हल हो गया सॉल्वेंट में, उसने जितनी एनर्जी निकालनी थी निकाल दी सॉल्वेंट में। अब क्या है, अब मसला ये है कि अब वो उससे ज़्यादा हल हो ही नहीं सकता, क्यों? जितना था हल हो गया। इसे कहेंगे आपका इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन, इससे आगे सॉल्यूट ही नहीं है, इन्फिनिटली हल हो गया हुआ है। अब जो हीट चेंज आएगा उसके ज़रिए आप जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में भी ग्लास कैलोरी मीटर लेके आप टेम्परेचर चेंज के ज़रिए मैयर कर लें तो वो आपकी कहलाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। इसके लिए पॉजिटिव है HCl को हल करेंगे सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल करेंगे सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में हल करें तो सल्फर ट्राईऑक्साइड को पानी में हल करें, बेहतरीन गर्म होगा पानी। आपने याद रखना है कि ये पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी सब्सटेंस 1 मोल हल कर रहे हैं ताकि इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बने। अब आ गए MCQ एक और इंपॉर्टेंट, वो क्या है?
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है? एटमाइजेशन, एटम बनाने की, एक मोल एटम बनाने की एंथैल्पी कहाँ से? उसके जो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है, मतलब H2, ऑक्सीजन बनाना है O2, सोडियम बनाना है तो सोडियम का क्रिस्टल लेना, सोडियम क्लोराइड नहीं लेना, यानी कि उसकी जो प्योर फॉर्म है, एलिमेंट्री सब्सटेंस है, उससे आपने एटम्स बनाने हैं, उसे एटम्स में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं सर सल्फ़र के बारे में क्या ख्याल है, सल्फ़र की एसिड फॉर्म लेते हैं, या मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि क्लोरीन के बारे में क्या ख्याल है, Cl2 लेंगे उसकी फॉर्म, यानी कि जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्री फॉर्म है ना, जो मॉलिक्यूल है एलिमेंट्री मॉलिक्यूल, मैं उसे कहता हूँ जो सेम एटम से मिलके बना होता है, H2, O2, Cl2, F2 वगैरह वगैरह वगैरह, Na का पीस क्रिस्टल, सोडियम का मेटालिक क्रिस्टल, इन सारों को गर्म करो, इतना अमाउंट लेनी है कि उनसे बनने वाले एटम 1 मोल हो। मसलन हाइड्रोजन गैस लो आधी मोल, हाफ मोल, स्टैंडर्ड कंडीशन एसटीपी नहीं आप सोचें, स्टैंडर्ड कंडीशन सोचें, 25 डिग्री है, ठीक है। एसटीपी का क्या मतलब था वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये एसटीपी नहीं है स्टैंडर्ड कंडीशन, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ टेम्परेचर से मुराद है 273 केल्विन, प्रेशर से मुराद है यहाँ पे हमारा 1 atm। सो प्रेशर तो शायद सेम हो दोनों का, स्टैंडर्ड कंडीशन और स्टैंडर्ड प्रेशर, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ना वो 273 केल्विन कंसिडर किया जाता है, गैसेस में कंसिडर किया जाता है 273, या हीट कैलकुलेशन में वो 25 डिग्री रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। हाफ मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को आप तोड़ेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, इसे कहेंगे एटम्स क्रिएट करना है 1 मोल, और एंथैल्पी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसकी वैल्यू +218। गौर से बात सुनिए, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल, एलिमेंट की सूरत का जो कि सेम एटम से मिलकर बना है, जब तोड़ा जाता है तो वो हाइड्रोजन एटम्स में तब्दील हो जाता है, 2 एटम्स बनाएगा, मैं अभी आधे ले रहा हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो एटम अलग होंगे, इसका मतलब अगर मैं हाफ तोड़ता हूं तो 1 मोल बनता है, इसका मतलब मैंने हाफ मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मौजूद बॉन्ड तोड़े हैं। तो अगर मैं 1 मोल में मौजूद हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ूं तो मेरे ये बनेंगे 2। आसान लफ्जों में मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब डाई एटॉमिक 2 एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल हो तो उससे जब मैं एटम्स बनाता हूं तो मैं उस वैल्यू को डबल कर लूं। मसलन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आई है 218 किसकी, 1 मोल हाइड्रोजन बनाने की, कब, जब उसकी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म ली है। अगर ये वाली वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। क्यों? ये शो करेगा, ये पहले क्या शो कर रहा है कि आधे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में मौजूद बॉन्ड तोड़ा है, गैसियस स्टेट में एटम्स बने हैं, तो जब मैं पूरे 1 मोल में तोड़ूंगा तो बनेंगे 2 मोल्स के अंदर एटम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मोल के लिए 218 है, तो जब मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लूंगा तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी। तो आसान लफ्जों में बॉन्ड एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आ जाती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर 1 मोल एसिड के हाइड्रोजन आयन 1 मोल बेस के हाइड्रोक्सिल आयन से मिलके 1 मोल वाटर बना के न्यूट्रलाइज कर दें तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, जो कि किलो कैलोरीज में इतनी है। ये है जब 1 मोल पूरे का पूरा 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट होके 1 मोल हाइड्रोजन आयन बनाए, स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट होके 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन बनाए, जब दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो तो ये इतनी वैल्यू जनरेट करेंगी। अगर इस वैल्यू से कम वैल्यू आ रही है तो ज़्यादा नहीं आ सकती, कम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब पता है क्या है, वो एसिड या बेस कमज़ोर है। मिसाल के तौर पे आप HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराएं तो बनेगा NaCl और वाटर। अब बात यूँ है कि इस रिएक्शन के नतीजे में जो एंथैल्पी रिलीज होगी वो ये होगी, ये हमेशा रिलीज होती है। अगर आप HCl में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय बेस चेंज कर दें, कमज़ोर बेस डाल दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो एंथैल्पी जो रिलीज होगी वो कम होगी। क्यों? आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ये मैक्सिमम आउटपुट ले सकते थे, अब आपने स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्लेस कर दिया वीक बेस से, तो एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। आप कहते हैं सर ऐसा करें, आप वीक बेस के साथ वीक एसिड भी लगा के चेक करें। मैंने दोनों वीक एसिड और वीक बेस लगाए
तो उनकी वैल्यू इससे तो बहुत ही कम होगी, वो होगी -49.7। सो अप्रोक्सीमेटली टेलिंग यू अ वेरी सिंपल केस, इस वैल्यू से जितनी कम वैल्यू आएगी उतना कमजोर एसिड या उतना कमजोर क्या होगा, बेस होगा। अब मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी दो तरीकों से, एक तो तरीका ये है कि आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लें, दूसरा है कैलकुलेट कर लें थ्योरेटिकली। कैलकुलेट करने के लिए हेस्ला हमारे पास मौजूद है और एक्सपेरिमेंटली हमारे पास बॉम कैलोरीमीटर है और सिंपल ग्लास कैलोरीमीटर है। बॉम कैलोरीमीटर है और ग्लास कैलोरीमीटर है। अब स्टूडेंट्स हम बाकी हिस्से को समझते हैं और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो ये चैप्टर है ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल रहे और हमें समझ आए। मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर मेजर करने के लिए हमें दो हमारे पास ऑप्शन है। एक तो थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट कर लें भाई कि हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एंथैल्पी चेंजेस होती हैं जो थ्योरेटिकली ही कैलकुलेट की जा सकती हैं। लैटिस एनर्जी हो गई, कईयों की डायरेक्ट फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी नहीं कैलकुलेट होती। मसलन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी कुछ रीजंस हैं। वो आप अगर इंसाफ अकेडमी में फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 में जाएंगे तो वहाँ मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों आखिर कुछ की डायरेक्टली एंथैल्पीज जो होती हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कैलकुलेट नहीं होती, क्यों हमें सेकेंडरी पाथ एडॉप्ट करना पड़ता है उसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए। इन दैट केस हम थ्योरेटिकली यूजफुल टूल इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे हेस्ला इनको कैलकुलेट करने के लिए। एक होता है एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना। एक्सपेरिमेंटली से मुराद है मिसाल के तौर पे 1 मोल ऑफ एसिड 1 मोल ऑफ बेस आप मिक्स कर दें, वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो होगी वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी सादी सी मिसाल देने जा रहा हूँ। ग्लास कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम कैलोरीमीटर, ये इस्तेमाल होते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पीज। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये ना थोड़ा सा फ़र्क, ग्लास कैलोरीमीटर सी डॉट कैलोरीमीटर स्टैंड में हीट चेंज आप मेजर करते हैं बाय द फार्मूला MS डेल्टा टी। ये S जो है ना ये है आपका जो एक होती है हीट चेंज हीट कैपेसिटी, एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये S ये है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। उसके लिए ये फार्मूला है। बॉम कैलोरीमीटर के लिए जो फार्मूला है वो है Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। C स्टैंड फॉर हीट कैपेसिटी। अच्छा बॉम कैलोरीमीटर में आप जो सब्सटेंस लेते हैं वो 1 ग्राम लेते हैं, इसमें कम्प्लीटली बर्न करते हैं उस सब्सटेंस को, तो उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई 20 ATM मेंटेन करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ हैं ये वाले। इसमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं कंसिडर होता, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। ये कैलोरीफिक वैल्यूज भी बताता है, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बताता है, लेकिन आप इसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बेनिफिशियल टूल टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द कंबस्शन और दैट टूल, वो कितनी एनर्जी है वो कैलोरीज में कैलकुलेट कर लें या जिसमें भी फार्मूला ये यूज़ होगा। इधर S लिखा है, इधर मैंने C लिखा है, इसमें क्या फ़र्क है इसको समझें। हीट कैपेसिटी होती है वो हीट जो एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर ले, एक ख़ास अमाउंट की सब्सटेंस, मैंने अमाउंट इधर मेंशन नहीं की, मतलब 100 ग्राम पानी, वो 100 ग्राम पानी जो हीट एब्जॉर्ब करेगा क्या करने के लिए, 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज लाने के लिए। एक ही बात है, 1 डिग्री चेंज आए या 1 केल्विन, एक ही बात है। कोई भी चीज़ है गर्म करो, 1 डिग्री या 1 केल्विन चेंज लाने के लिए वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी। मसलन 100 ग्राम पानी के लिए 420 जूल। आप कहते हैं सर 1 किलोग्राम पानी के लिए क्या है, इसमें एक ज़ीरो बढ़ा दें, 4200 जूल, 4.2 किलो जूल आसान लफ्ज़ों में। तो इसमें मैंने ना अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया, जो सी अमाउंट होगी उसके हिसाब से एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सो हीट कैपेसिटी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जूल पर केल्विन इसके यूनिट होते हैं, जूल पर केल्विन इसके यूनिट होते हैं, यानी कि आप अगर टेक्निकली फार्मूला देखें तो Q ओवर डेल्टा टी इसका फार्मूला होगा C का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी हीट एब्जॉर्ब भी है, ओके। फिर फ़र्क क्या है,
फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस नहीं, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, पानी का 1 ग्राम 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए, 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए 4.2 जाउल एनर्जी जो होता है ना, वो इतना टेम्परेचर चेंज करने के लिए एब्जॉर्ब करता है। अब आप कहेंगे 100 ग्राम पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, मैं कहूँगा 4.2 जाउल। वजह मैंने 1 ग्राम की वैल्यू बतानी है आपको, ये 1 ग्राम की ही कैलकुलेशंस हैं। आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते कि नहीं इसको इधर अप्लाई उधर, नो, इट्स ओनली फॉर 1 ग्राम। यानी कि आप 1000 ग्राम लें, 100 ग्राम लें, 10 ग्राम लें, 5 ग्राम लें, आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम की वैल्यू जनरेट करेगी। वो 1 ग्राम की वैल्यू है 4.2 जाउल फॉर व्हाट, 1 ग्राम ऑफ वाटर। इसके यूनिट क्या होते हैं, जाउल पर ग्राम पर केल्विन। और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वजह ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। क्यों, आप 1 ग्राम लें, 100 ग्राम लें, 10 ग्राम लें, इसकी वैल्यू 4 सिंगल यूनिट पर मैस यानी कि 1 ग्राम के लिए ही जनरेट की जाती है। इसकी खैर हमारे पास जो कैलकुलेशन का है पैटर्न वो यूं है कुछ कि Q ओवर M मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T इज इक्वल टू S हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, हमारी बुक में ऐसे यूज़ हुआ है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए और भी यूनिट इस्तेमाल होते हैं। समहाउ ये इसके लिए फार्मूला है। अगर मैं इस फार्मूले में M की जगह N लिख दूँ, यानी कि मैंने फार्मूला इस तरह लिख दूँ, S M मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। N की जगह M की जगह N लिख दूँ, मोल्स लिख दूँ, फॉर 1 मोल, वो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगा। अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड कर रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो इक्वल होता है डेल्टा H के। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड कर रहा हूँ तो डेल्टा E के बराबर होगा। नाउ लास्ट हेस्ला एक बेहतरीन आप यूँ समझ लें एक्सप्लेनेशन है जो बताता है कि आपका रिएक्शन एक, अगर मिसाल के तौर पे एक स्टेप में हो रहा है, वही रिएक्शन 2-3 स्टेप से गुजरता हुआ वही प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि इनिशियल और फाइनल कंडीशंस नहीं चेंज की। आपने एक रिएक्शन करवाया A से B, फिर यही रिएक्शन करवाया A से C, C से B, तो जो एनर्जी चेंज A से B का आया है ना, वही एनर्जी चेंज A से C से होते हुए B पे जाएंगे वही आएगा। यानी कि आपका डेल्टा H1 डेल्टा H2 में टोटल एनर्जी चेंज बराबर होगा। तो आसान लफ्ज़ों में हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज से यहाँ मेरी मुराद है एंथैल्पी चेंज इज कांस्टेंट, एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट है। अगर हम सिंगल स्टेप से जाते हैं या मल्टीपल स्टेप से उसी प्रोडक्ट पे जाते हैं जिसके लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप यूं समझें, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यही कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है, और वो फर्दर ऑक्सीजन से दोबारा रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। इससे इस स्टेप तक जाए जो एनर्जी चेंज आएगा, मिसाल के तौर पे 100 जाउल आ रहा है, तो इस स्टेप से भी टोटल एनर्जी चेंज जो आएगा वो भी 100 जाउल होगा। तो अब आप यूं समझ लें कि अगर इस इनिशियल रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट के लिए ये पाथ अडॉप्ट करें या ये करें, उसमें एंथैल्पी चेंज सेम आएगा। तो अगर आप 1 से घूम कर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से रिवर्स होके वापस यहाँ पे आए 1 पे, यानी कि पूरा साइकिल कंप्लीट करें, तो जो वैल्यू इसकी थी वही वैल्यू इसकी थी। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 जाउल गए हैं तो रिवर्स में -100 जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, सम क्या आएगा इनका साइक्लिक ऑर्डर में 0। यानी कि आप जिस मर्जी पाथ को अडॉप्ट कर लें, इनिशियल और फाइनल रिएक्टेंट तक पहुंचने में जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो आपका सेम आएगा। तो अगर आप इनिशियल से फाइनल में गए, ये इसी तरह है जिस तरह मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं एक स्टेप यहाँ होके वापस अपनी जगह पे आ गया, तो मेरा टोटल साइक्लिक रिजल्ट क्या आया, 0। इस तरह फिर वापस इस तरह। इसका मतलब ये है कि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है कि एक स्टेप, अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाए, तो मेरा रिजल्ट 0 आया। इसका मतलब ये है कि मैं पाथ जो मर्जी अडॉप्ट कर लूँ, उसमें कोई नई एनर्जी नहीं बन रही, कोई पुरानी एनर्जी नहीं आ रही, कोई नई, मीन्स देयर इज नो न्यू एनर्जी जनरेशन, देयर इज नो डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनर्जी। So ultimately there is constant energy all around. Somehow law of conservation energy को ये अडॉप्ट करता है। इसको डिटेल में समझने के लिए आपको मैं वो लेक्चर रेफर कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी
एप्लीकेशन हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उन चीज़ों की फाइंड कर सकते हैं जिनकी डायरेक्टली नहीं निकलती, मिसाल के तौर पे ये हम लैटिस एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन उनकी फाइंड कर सकते हैं जिनकी डायरेक्टली नहीं निकलती। आप एंथैल्पी लैटिस एनर्जी के लिए जो यूज़ करते हैं वो है आपका बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल लैटिस एनर्जी फाइंड करता है। बॉर्न हेबर साइकिल के मुताबिक जो किसी आयनिक कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है ना, वो इक्वल होती है उसमें पॉजिटिव आयंस की एटोमाइजेशन, पॉजिटिव आयन की एटोमाइजेशन, उसमें पॉजिटिव आयन की आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस, यानी कि पहले आपने पॉजिटिव आयन बनाया गैसियस स्टेट में, प्लस नेगेटिव आयन की एटोमाइजेशन प्लस नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, ये इसकी इक्वल होती है। अगर ये दो वैल्यूज़ में फॉर्मेशन में से निकाल दूं तो मेरे पास लैटिस एनर्जी बच जाएगी। मेरा आपको अच्छा मशवरा है कि आप चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज को ज़रूर पढ़िएगा। नाउ चूँकि हम इसको डेफिनेशन से याद कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ ही आएंगे, तो मैंने कोशिश की है कि एमसीक्यू से रिलेटेड डिटेल समझा सकूं। बाकी डिटेल वहाँ पे मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। नाउ कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है ना वो स्टेट फंक्शन की नहीं है? TPE टेम्परेचर, प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी होता है या इंटरनल एनर्जी होता है, ये सारी तो स्टेट फंक्शन हैं बिकॉज ये पाथ इंडिपेंडेंट है। फिर कौन है? Q, हीट। आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था Q और W जो है ना ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, ये दोनों एग्जाम्पल नहीं है स्टेट फंक्शन की। हीट एब्जॉर्ब होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो किसके इक्वल होता है? अच्छा ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी के इक्वल होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी के। लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा आपका बीटा बी विच इज़ एक्चुअली एंथैल्पी। सी आप जैसे चार्ली पढ़ लें या थर्ड ऑप्शन पढ़ लें, या ये तब आपने अप्लाई करनी है जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो, यानी कि वॉल्यूम चेंज ज़ीरो हो, तब जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगा वो डेल्टा ई के बराबर होगा। यही वजह है कि जब लिक्विड और गैसेस में फ़र्क देखा जाता है तो एंथैल्पी लिक्विड और सॉलिड्स की तकरीबन एंथैल्पी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर is used to calculate standard enthalpies, या on which of the following temperature standard enthalpies are measured? किस टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी मेजर की जाती है? स्टैंडर्ड कंडीशन याद करें 25 डिग्री पे। 25 डिग्री है या? हाँ जी, केल्विन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 298 केल्विन। व्हाट इज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड इनसाइड बॉम्ब कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर में, बॉम्ब कैलोरीमीटर में प्रेशर क्या होता है? हमने पढ़ा है अभी 2080 है। मैंने बताया था ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने सैंपल लिखे हैं मुख्तलिफ जगहों से निकाल के पास पेपर टाइप या मुख्तलिफ से, तो मुझे बहुत बेहतर लगा कि मैंने कहा ये मैं इंक्लूड भी करूं। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग फॉल ड्यूरिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कब गिरेगा? बड़ी आसान बात है, चेक करते हैं। ये है सिस्टम, ये है सराउंडिंग। जब सराउंडिंग से हीट सिस्टम में चली जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो यहाँ का टेम्परेचर गिर जाएगा क्योंकि यहाँ हीट की कमी हो गई है, तो एंडोथर्मिक इसमें बढ़ जाएगा। विच वन हैज पॉजिटिव वैल्यू? इनमें से किसकी पॉजिटिव वैल्यू है? हीट लॉस बाय द सिस्टम, नहीं सिस्टम निकाल रहा है वो तो नेगेटिव होता है। वर्क, हाँ जी, वर्क डन ऑन द सिस्टम पे। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो पॉजिटिव। आप कोशिश कीजिएगा कि इसके बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। मैंने कोशिश किया कि मैं आपको इसकी बहुत सी डिटेल समझा सकूं। फिर भी आपको वो चैप्टर की एक्सरसाइज ज़रूर समझनी है जिसमें हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, ताकि अगर कोई नई किस्म का एमसीक्यू है एटलीस्ट आपको नो हाउ हो वो सॉल्व किस तरह करना है।